मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लास फॉर प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। पिछली कक्षाओं में जैसा कि हमने पढ़ा, स्वर के भेद किए हमने। ठीक है, स्वर को बांटा हमने कई भेदों के आधार पर और व्यंजन को बांटा। ठीक है, इनका मतलब समझा। ठीक है, और इनके भेदों में बांट के इनमें अंतर समझने की कोशिश की अच्छे से कि क्या अंतर होता है इनमें। ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो आगे भी हम इसी तरह से इजीली आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो अभी हम शुरू करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। अब इसमें क्या है, अब स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्ण है उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि स्वर तंत्रिका होती हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, स्वर तंत्रिका होती हैं जब इनमें से आप कोई भी वर्ण बोलते हैं तो बोलते वक्त कंपन होती है किसी किसी वर्णों में और किसी किसी में कंपन नहीं होती है। किसी किसी में ऊष्म वायु निकलती है, किसी किसी में नहीं निकलती है। ठीक है, किसी का उच्चारण मुख से होता है, किसी का नासिका से होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी स्वर तंत्रियों के आधार पर ही हम वर्णों को वर्गों में विभाजित करेंगे। अब जैसे कि स्वर तंत्रियों के कितने भाग होते हैं, स्वर तंत्रियों में अगर कंपन के आधार पर हम विभाजित करें तो उसके दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अघोष, एक होता है सघोष, या इसको आप घोष भी कह सकते हैं। ठीक है, सघोष कहिए, अघोष कहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अघोष के बारे में पहले समझेंगे अच्छे से। अघोष कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, अघोष, घोष का मतलब क्या होता है? कंपन, गूंज, नाद। ठीक है, और अ लगा दिया उसके आने की नहीं होता। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे आदत में घोष में कंपन होता है और घोष में कंपन नहीं होता है क्योंकि उसके आगे अ लगा हुआ है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर मैं लिखवाती हूँ आपको। जैसे कि हमने अभी पहला अघोष के बारे में पढ़ा कि जिसमें कंपन नहीं होता। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कंपन नहीं होता। कहाँ पे कंपन नहीं होता है? स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें आपके, इसमें आपकी जैसे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है आपका यहाँ पर। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहले के दो। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? पहले के दो आप हर लाइन से ले लीजिए, क, ख, च, छ, फिर ट, ठ और त, थ, फ और ये आ गया हमारा फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प फ तक हमारे आ गए। और कौन से रह रहे हैं हमारे? हमारे क ख ले लिया हमने, च छ ले लिया, ट ठ ले लिया, त थ ले लिया, प फ ले लिया। और कौन से हैं इसमें हमारे अघोष में? श, स भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा श आएगा, स आएगा और
स आएगा। ठीक है, जैसे कि कितने हो गए 10 11 12 13। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अघोष 13 हो गए, हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा सघोष कहिए या घोष, सघोष या घोष, इसको समझना है। अभी पहले वाले में देखिए, पहला और दूसरा था, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क ख च छ ट ठ त थ प फ और श स स, ये तीन और थे उसके साथ, तो 13 हो जाते हैं हमारे किसमें, अघोष में। अभी हम सघोष की बात करें, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, जैसे वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन पैदा हो, जहां पर स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन पैदा होती है। देखिए यहाँ पर कंपन होती है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर होती है। मैंने इजी लिखवाया आपको ताकि आपको ध्यान में रहे। अगर आप चाहें परिभाषा लिखनी तो मैं साथ के साथ बोलती भी हूँ आपको, तो आप लिख लीजिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन, नाद या गूंज पैदा होती है उसे सघोष कहते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैं उदाहरण लिखवा देती हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमने अघोष में क्या किया था, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया था। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लेंगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। पहले का देखिए हमारा कितना इजी है, पहले का अघोष का पहला दूसरा, सघोष का तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, जैसे क ग, ठीक है। अब च वर्ग का ले लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा, ज झ या ज झ। ठीक है, अब इसी तरीके से ट वर्ग का ले लीजिए आप, ड ढ अड़, ड ढ अड़। ट वर्ग का हो गया आपका। अब त वर्ग का द ध न, द ध न और ब भ म, प वर्ग का हो गया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ये हो गए। अब इसमें और भी चीजें शामिल होंगी। एक तो होगा य र ल व ह, भी इसी में आएगा, य र ल व और ह इसी में आएगा। ठीक है, और सभी स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर हमारे पास 11 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 15 ये हो गए, 16 17 18 19 20 और ये कितने हो गए आपके टोटल, 31 हो गए। ठीक है, तो आपके पास आपके अघोष वर्ण हो गए 13 और सघोष वर्ण हो गए आपके 31। ठीक है, यहाँ पर 13 1 3, यहाँ पे 31 3 1। इस तरीके से आप ये मतलब याद रखने की एक टेक्निक बना के रखिए। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो प्रत्येक पहले का था पहला दूसरा, इसका है तीसरा चौथा पांचवा और साथ में य र ल व ह और सभी स्वर मिला के 31 हो गए। उसके थे 13, इसके 31। ठीक है, अभी हम चलते हैं, अभी हम प्राणवायु के श्वास के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर हमारा हो चुका है। ठीक है,
स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने दो भेदों में बांटा, अघोष और सघोष। अभी हम प्राणवायु के आधार पर, श्वास के आधार पर बांटेंगे। प्राणवायु, श्वास के आधार पर कितने भेद थे हमारे? दो भेद हमारे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो दो भेद? एक तो होता है अल्प प्राण, नाम सुना ही होगा, और एक होता है महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, ठीक है, और दूसरा है हमारा महाप्राण। ठीक है, अब क्या होता है अल्प प्राण में? प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। ठीक है, अल्प प्राण, अल्प यानी कम, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकले। अल्प प्राण यानी कि कम मात्रा में, प्राण का मतलब वायु बाहर निकले, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। कौन कौन सा वर्ण आता है? पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है इसमें। जैसे क, ग, अड़ा, क, ग, अड़ा। ठीक है, च वर्ग में आता है हमारा च, छ, ज, य, ज, य। ठीक है, और हमारा ट वर्ग में आता है ट, ड, अड़ा, ट, ड, अड़ा। ठीक है, ये हमारा ट वर्ग से है। त वर्ग में त, द, न, त, द, न। ठीक है, और प वर्ग में हमारा आता है प, ब, म, प, ब और म। तो हमारा हो गया अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हो गए हैं। और इसके साथ अभी हम ऐड करेंगे, क्या आएंगे इसके साथ? य और लव आएंगे। य ऐड कर देते हैं, य, र, ल, व आएगा। ठीक है, और क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे। तो हमारे पास स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, सभी स्वर और इन सबको जोड़ के कितने हो गए हमारे पास? 30 हो गए। ठीक है, 30 हमारे अल्प प्राण है। ठीक है, यहाँ पर 30 हमारे पास अल्प प्राण हो गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अल्प प्राण में एक फॉर्मूले की तरह इसको यूज करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखिए पहले, तीसरे, पांचवे में कौन सा नंबर बच गया? यहाँ पे ऑड इवन नंबर वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा हो गया। अब बचा कौन सा? दूसरा, चौथा, वो आपके आ जाएंगे महाप्राण में। ठीक है, तो महाप्राण में कैसे? महाप्राण क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। महा यानी ज्यादा, प्राण मतलब वायु। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है। वायु बाहर निकलती है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका कम मात्रा में। ठीक है, अब अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। तो अब हमारे पास कौन सा नंबर बच गया? दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ पे हो गया। अब हमारा बच गया दूसरा और चौथा। ठीक है, जैसे
प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रत्येक वर्ग का। आप भी चाहे तो उसको याद करने के लिए इसी तरीके से लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। दूसरा चौथा वर्ण कौन सा होता है, लिखते हैं हम यहाँ पर। तो क वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण निकालिए, ख ग, ख और ग। च का देखिए छ झ, छ। अब ट वर्ग का ठ ठ ढ, ठ और ढ हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से आगे त वर्ग का थ और ध, ध हो गया। ठीक है, अब प वर्ग का बचा हमारे पास प और ब, भ, प और भ, ये हो गया हमारे पास दूसरा चौथा। और कौन सा हो सकता है इसमें आपके साथ, और आएगा इसमें श स स ह, और आएगा, ऐड कर देंगे इसको, श स स और ह। ठीक है, ऐड करके हो गए। अब हमारे पास इसकी संख्या कितनी हो गई, 14, ये हो गए। तो महाप्राण हमारे पास कितने थे, अल्प प्राण हमारे पास 30 थे और महाप्राण हमारे पास 14 है। वहां पर हमारा पहला तीसरा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का वर्ण था, पहला तीसरा पांचवा। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है। ठीक है, वो हमारे 30 थे, ये हमारे 14 हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने के लिए आप शॉर्टकट पे भी इसको लिख सकते हैं, हमेशा याद रहेगा आपको व्याकरण। आगे चल के किसी भी तरह से किसी भी भाग से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। एक हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर याद है आपको कितने में बताया था मैंने कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, च वर्ग का तालु फिर मूर्धा से होता है। ठीक है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, त वर्ग का दंत से होता है, प वर्ग का ओष्ठ से होता है। कुछ वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण दंत से बोले जाते, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कुछ कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कुछ कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ण वत्स्य से बोले जाते हैं, कुछ काकल्य से और अलिजीवा से बोले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे बेच किसके स्थान, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और कल हम इस आधार पर सभी को अच्छे से समझेंगे, इजीली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एक एक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।